Hello friends, my name is Alok Chandak. I am a practicing company secretary and a fellow member of the institute and a law graduate. I am going to teach you legal aptitude. In legal aptitude, these are the chapters. We have to study Indian Constitution enacted on which date, what are the rights, fundamental duties, directive principles, and other principles of the Constitution. Elements of general law. In elements of general law, we have to study what are the principle of contract, like Indian Contract Act, principle of Contract Act, then essentials of contract, what are the different types of contract, and law of torts, which is civil wrong as opposed to the criminal wrong. Elements of company secretaries legislation एज एन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट. तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो सब चीजें अपन. एंड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ. कंपनी लॉ के बेसिक प्रोविजंस क्या है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होता है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, तो ये सब अपन देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में. Our first chapter is Constitution of India. Constitution of India basically enacted on 26th November 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन इंप्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 1950. अब कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के लिए क्या किया गया कि पहले एक कमेटी बनाई गई. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर प्रिपेयर की एंड रिपोर्ट फाइनली लेजिस्लेटिव बॉडीज के सामने सबमिट की गई. देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल आया. तो ये सब प्रोसेस जो कंप्लीट हुई वो हुई 26 नवंबर 1949. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया था और जो अप्रूव हो गया था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949. बट उसको एग्जीक्यूट किस दिन से किया गया? 26 जनवरी 1950 से किया गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीजें बेसिकली डिफाइन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ बेसिकली डिफाइन सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप कोई भी लॉ देखिए, बेसिकली लॉ मीन्स व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाट एवर यू डू in a daily routine also is governed by some set of rules and regulations. While you are playing games, while you are doing some kind of activities, while you are driving, going hotels and all, it is governed by some set of rules and regulations. So it is some set of rules and regulations जो constitution में भी अपने को define किए गए. फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो 1946 में फॉर्म हुई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर बिकम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, देन उनको रिप्लेस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर. अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अपन देखेंगे किन किन चीजों में डील करता है. डील विद द गवर्नमेंट. तो अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका फंक्शंस कैसे होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है, एंड बिटवीन द पीपल. तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के पीपल्स के साथ में लोगों के रिलेशन कैसे रहेंगे. तो लॉ के बेसिकली देयर आर 3 पिलर्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ. इंडिया में लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो दी गई है लेजिस्लेचर को. लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉ. बट सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं होगा. लॉ बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो लॉ बनने के बाद किस पर एग्जीक्यूट होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा तो किस मैनर में एप्लीकेबल होगा, किस मैनर में एप्लीकेबल नहीं होगा. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हु एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी हु प्रोटेक्ट और इंप्लीमेंट द लॉ. तो लॉ बनाने वाले ने लॉ बना दिया, लाइक लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करेगी एंड फाइनली जुडिशरी उसको क्या करेगी? इंप्लीमेंट एंड प्रोटेक्ट करेगी. ये पर्टिकुलर प्रोसीजर से लॉ की. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम
law of the land. That's why it is also called as mother of all laws. इंडिया में कोई भी लॉ है वो विद इन द एम्बेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सस्टेन करेगा। तो कोई भी लॉ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड ऑफ द सेंटर, एंड गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट वाइज जो हेड रहेंगे। तो हेड ऑफ द सेंटर इज हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट बहुत वाइड डेफिनेशन है जो अपन आर्टिकल 12 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ही इज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल हेड ऑफ ऑल द थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स कौन कौन से जो भी अपन ने देखे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री पिलर्स, ठीक है। और तीनों पिलर्स के जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जितनी भी आर्म फोर्सेस है, एयर फोर्स, नेवी, मिलिट्री, सभी फोर्सेस के कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। देन प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ही इज द चीफ एडवाइजरी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनती है उसका जो चीफ रहेंगे वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। ही इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो भी मेजोरिटी पार्टी है जिसकी रूलिंग है उसका जो लीडर रहेगा वो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। It consists of two houses, legislative body consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Rajya Sabha is called the upper house and Lok Sabha is the lower house. तो लॉ बनाने की प्रोसीजर कैसी होती है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सबमिट होती है तो पहले वो होती है लोअर हाउस में सबमिट, लोअर हाउस इसको अप्रूव करता है, देन इट गोज टू द अपर हाउस, अपर हाउस से भी अप्रूव हो गया, देन इट गो टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। क्लियर। तो लोकसभा में जाएगी, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगी। लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 552 नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 552, एंड राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। इनका बाइफर्केशन अपन जब देखेंगे फर्दर पार्ट में, जब अपन पढ़ेंगे इसके बाइफर्केशन दिए हुए हैं। लाइक लोकसभा में बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 520 प्लस 30 प्लस 2, इसी तरीके से यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ 238 प्लस 12। क्लियर। तो वो अपन जब फर्दर पार्ट में आएंगे तो अपन उसको डिटेल में देखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कंटेन्स 470 आर्टिकल्स at present. It contains 470 articles which is grouped into 25 parts and 12 schedule. अगर आपको पूछा जाए कि at the time of enactment there were 395 articles, 22 parts, 12 schedule. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में तब 395 आर्टिकल से, 22 पार्ट्स थे एंड 12 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट देयर आर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों में डील करेगा, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इनके पावर्स क्या रहेंगी, तो वो सब चीजें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई है। सिटीजन्स के राइट्स क्या है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स फॉलोड करेगा विच इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए हुए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में डिफाइन किए हुए, तो पार्ट 4 में आपके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या रहेंगे, वो यहाँ पे डिफाइन। तो स्टेट ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बेटर गवर्नेंस के लिए यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो आपके डिफाइन किए हुए। एज ऑफ जनवरी 2020, मतलब एज ऑफ टिल नाउ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 104 टाइम।
It is amended. 104 amendments have been done since it was enacted in the 1950. 1950 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से लेके अब तक like in the 70 years constitution amended 104 times till date. प्रियम्बल, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पार्ट्स है, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज आर द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रियम्बल क्या है वो अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में कि प्रियम्बल क्या रहता है. प्रियम्बल उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट एंड अलोंग विद फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, these are the soul of the Indian constitution and preamble express the ideals and aspiration of the nascent India. तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल क्या रहता है, तो प्रियम्बल बेसिकली लॉ मेकर के इंटेंशन डिफाइन करता है. लॉ मेकर ने क्या सोच के ये लॉ बनाया, द आइडिया बिहाइंड दैट लॉ, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस सॉट टू बी अचीव्ड. ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको प्रियम्बल से पता चलेगा. कि जब भी आप प्रियम्बल देखेंगे तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि लॉ मेकर ये लॉ बनाने के पीछे इसका इंटेंशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, प्रियम्बल आप देखोगे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लॉज में प्रियम्बल प्रेजेंट है. तो हर लॉ में प्रियम्बल आपको क्या डिफाइन करता है, प्रियम्बल आपको डिफाइन करता है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, पर्पस एंड आइडिया एंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड द लॉ. तो ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रियम्बल से पता चलेगा. So let's have a look of preamble. Preamble of the Constitution of India. प्रियम्बल बेसिकली क्या क्या चीजें डिफाइन करता है, तो मैंने आपको बताया प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. वो लॉ का क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लेज डाउन द आइडियल्स इट अटेम्प्ट टू प्रमोट. कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आइडियल्स को प्रमोट करना चाहता है, ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रियम्बल से पता चलेगा. प्रियम्बल to an act of parliament gives it reason and purpose and lays down the aims and object for which a particular act has been passed. तो प्रियम्बल क्या है, आपको डिफाइन करता है रीजन एंड पर्पस उस लॉ का क्या है, एंड लेज डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर विच द पर्टिकुलर लॉ हैज बीन पास. कि उस लॉ को किस एम और किस ऑब्जेक्ट और किस पर्टिकुलर पर्पस से फॉर्म किया गया, ये आपको प्रियम्बल से. अब ये प्रियम्बल जो कंसेप्ट है ये अपन ने कहां से बोरो किया, इट इज बोरोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें से ये प्रियम्बल जो पार्ट है ये अपन ने कहां से बोरो किया हुआ है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन अपना आ गया था 26 जनवरी 1950. A draft of the constitution was published in the February 1948. और जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश कब हुआ था, 1948 में. एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आ कब गया था अपना, 1949 को. इंप्लीमेंट कब से हुआ, 1950 से हुआ. मैंने आपको डेट बताया था 26 नवंबर 1949. इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, पास हो गया था. बट उसको एग्जीक्यूट कब से किया गया, इंप्लीमेंटेड कब से की गई इसकी, 26 जनवरी 1950 से. The constitution was finally adopted for 26 November 1949. It came into effect on 26 January 1950. अगर अपन प्रियम्बल अब रीड करते हैं तो प्रियम्बल को रीड करेंगे तो किस तरीके से उसकी रीडिंग है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into, means we the people of India अपन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना चाहते हैं, इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. अपन इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. इन सबको अपन वन बाय वन देखेंगे. and to secure all its citizens, and अपन अपने citizens को secure करना चाहते हैं किन किन चीजों से, यहाँ पे आपको नीचे डिफाइन किया हुआ है. security of justice. Justice in what sense? Social, economical and political justice. Liberty, so secure करना चाहते हैं liberty of what? Liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Equality अपन secure करना चाहते हैं तो equality of status and opportunity. हर किसी को equal opportunity मिलनी चाहिए. तो all are equal in the eyes of law. तो वहां पे सबका status भी equal है and सबको equal opportunity मिलनी चाहिए. And to promote among them all, और सबको इक्वली अपन प्रमोट करेंगे.
फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual, लोगों की डिग्निटी को सिक्योर रखना है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी क्या करना है, मेंटेन करना है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. मैंने आपको बताया कि Constitution कब आ गया था? 26 नवंबर 1949 में, 1949 में आ गया था. एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से हुआ. अब अपन ये वन बाय वन देखेंगे. सॉवरेन, सोशलिस्ट. अपन इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो व्हाट डज इट मीन? Sovereign, sovereign means supreme. जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. इंडिया में अगर आपको पूछा जाए कि हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाइदर प्रेसिडेंट नॉर प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इनको भी पावर कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आ रही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. द एक्सप्रेशन sovereign signifies that republic is externally and internally sovereign. Sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence of all around, within and without the borders of the country. Irrespective of the country, sovereignty आपकी कैसी है? Independent है और उसको आपको maintain करना है. The expression republic means a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives. तो अपन ने देखा sovereign में republic वर्ड यूज किया गया था. तो sovereign में we the people of India are sovereign. तो अपन कैसे सॉवरेन होंगे? इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल. तो अपने को पावर दी गई है, लाइक अपन अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करेंगे वो क्या करेंगे? कंट्री को रूल करेंगे और कंट्री को गवर्न करेंगे अपने बिहाफ में. डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, हर किसी को पार्टिसिपेट करने का राइट है. अपन पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग राइट टू वोट. सो राइट टू वोट इज योर fundamental right. The democratic character of Indian polity is illustrated by the provision conferring on an adult citizen the right to vote, and by the provision for elected representative and responsibility to of the executive to the legislature. तो लॉ मेकर इनको अपन इलेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज लॉ मेकर इलेक्ट करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपन ही हर चीजों को इलेक्ट कर रहे हैं. तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया having a democratic power. तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पर हर किसी को क्या है? पार्टिसिपेट करने का राइट है. The word socialist and secular, it is added in the 42nd amendment. मैंने आपको ये अपन ने जैसे डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ 104 टाइम अमेंड हो चुका है. तो 42nd amendment was done in the year of 1976 where we added socialist and secular. It is also known as mini constitution. 42nd amendment था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. The word socialist added in by the 42nd amendment in the 1976 aimed to secure of its people justice, social, economic and political. तो लोगों को की सिक्योरिटी को अपने को क्या करना है? लोगों के जस्टिस को अपने को क्या करना है? सिक्योर करना है. तो लोगों के साथ सोशली जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकली जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकली जस्टिस होना चाहिए. मतलब इन जस्टिस को अपने को क्या करना है? क्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है. सेक्युलरिज्म इन इंडिया मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट. तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई खुद का रिलीजन नहीं है. इंडिया के लिए हर रिलीजन कैसे है? इक्वल है. तो इंडिया क्या करेगा? हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देगा. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन asserted that India is a secular nation. मीन्स इंडिया के लिए हर रिलीजन इक्वल है और इंडिया क्या करेगा? हर रिलीजन को इक्वली क्या करेगा? प्रमोट एंड प्रोपोगेट करेगा. द एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट our country is of the people, by the people and for the people. हर चीज अपने ही थ्रू हो रही है. तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीजों के लिए क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलरली गवर्न कर रहे हैं सब चीजों को. अब दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है यूनिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिटी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट? एक सिंगल अथॉरिटी है और यहां से पावर फ्लो हो रही है. मतलब एक अथॉरिटी है और एक अथॉरिटी क्या कर रही है? पावर सबको दे रही है.
तो बोलेंगे कि एक सिंगल अथॉरिटी है जो चीजों को गवर्न कर रही है, इसीलिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स। हर लेवल पे अपन ने क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है। लाइक ये एक लेवल है 1, ये एक लेवल रहेगा लेवल 2 एंड ये एक लेवल रहेगा लेवल 3। हर लेवल पे अपन क्या कर रहे हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हर लेवल पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो क्या है, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? तो यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे एक सिंगल अथॉरिटी है और सिंगल अथॉरिटी के थ्रू पावर अगर गवर्न हो रही है तो इट इज अ यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पावर डिफरेंट लेयर्स पर है और डिफरेंट लेयर्स अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो फेडरल। ऑल पावर्स फ्लो फ्रॉम द सिंगल टॉप अथॉरिटी। मतलब अगर सपोज इंडिया में एक ही गवर्नमेंट होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी चीजों को डिसाइड करती थी, तो अपन बोल सकते थे इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सपोज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती नहीं थी, हर स्टेट की गवर्नमेंट है, लाइक महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हर स्टेट की गवर्नमेंट है और हर स्टेट की गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो अपन बोलते थे कि अपने यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ अथॉरिटी एंड ईच लेयर हैज अ सेपरेट पावर। बट अब अपने यहाँ पर देखो कैसा है, अपने यहाँ पर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। मींस अपने यहाँ पर अपन बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनिटरी एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब फेडरल। तो अब अपने लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको डिफाइन किया गया है इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। इन द केस ऑफ केशवानंद भारती, मेजोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, मेजोरिटी मतलब देयर वर 13 जजेस इन द जजमेंट, 13 में से 7 आउट ऑफ 7-6 के रेशो में, 7 फेवर में एंड 6 अगेंस्ट में, तो 7 जजेस फेवर में थे, तो 7 जजेस के बेसिस पर, मतलब मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेसिस पर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एआईआर 1973, सुप्रीम कोर्ट 1461। अब इसको जजमेंट को रीड कैसे करते, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दीज आर द पार्टीज ऑफ द केस। AIR means all India Reporter. All India Reporter is a publication house. तो आपको ऐसे बहुत सारी जगह पर AIR, SCC, सुप्रीम कोर्ट केसेस, अलग अलग पब्लिकेशन हाउस है। तो AIR इज द पब्लिकेशन हाउस। कौन से ईयर में जजमेंट आया, तो ईयर ऑफ जजमेंट आपका 1973। कौन से कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। एंड पेज नंबर कौन सा है, वो आपका है 1461। मींस अब आपको अगर ये केस ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एआईआर पब्लिकेशन में जाना है। एआईआर पब्लिकेशन के 1973 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। अब एआईआर क्या करता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अदर लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट भी पब्लिश करता है, ठीक है, पब्लिकेशन हाउस है। तो उसमें अपने को कौन से जजमेंट की बुक देखनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बुक देखना है। तो आपको एआईआर में जाना है, 1973 के सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जजमेंट की बुक निकालना है और उसमें पेज नंबर 1461 पर अगर जाएंगे तो आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट मिल जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वेयर ऑफ द व्यू दैट फेडरल फीचर फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज फेडरल इन नेचर। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज अ फेडरल इन नेचर। हाउएवर there is some controversies as to whether the Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal features. यहाँ पे भी एक एम्बिगिटी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है, बट अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या एब्सोल्यूट फेडरल है, तो नो, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर तो यूनिटरी के भी फीचर्स है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि वी कैन से दैट बेसिकली इट्स अ फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। तो कुछ यूनिटरी फीचर्स के साथ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल इन नेचर है। Thus to decide whether our constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to have a look at the content of the constitution. अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनिटरी है, या फिर अपन क्वाजी फेडरल बोलेंगे। मतलब क्वाजी फेडरल मीन पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी। तो फेडरल है तो फेडरल क्यों है, यूनिटरी है तो यूनिटरी क्यों है,
और अगर दोनों का मिक्सचर है, फेडरल है और यूनिटरी दोनों है, तो पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी मतलब क्वासी फेडरल। तो क्यों, इसके लिए अपन को कुछ कंटेंट देखने पड़ेंगे। तो लाइक अपन अगर देखते हैं फेडरल के फीचर क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल के फीचर में अगर अपन जाएंगे तो सबसे पहला फीचर है ड्यूअल गवर्नमेंट। इंडिया में दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब देखो दोनों दो गवर्नमेंट है तो अपन यूनिटरी बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसी है, तो ये नीचे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया हुआ है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 and list 3. It contains 3 lists. List 1 is the union list. यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर डिफाइन किए हुए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिस्ट 1 इशू की हुई है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सब्जेक्ट मैटर लिस्ट 1 में आएंगे उस पर कौन लॉ बना पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना पाएगी। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 में ऐसे सब्जेक्ट मैटर दिए हुए जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। मतलब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने सेंट्रल की पावर दे दी सेंट्रल के पास में, स्टेट की पावर दे दी स्टेट के पास में। तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा वो लिस्ट 2 में। एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब दिस इज लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लिस्ट 2 जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, एंड लिस्ट 3 जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये देखिए लिस्ट 1 कंटेन्स 97 एंट्रीज, तो 97 सब्जेक्ट मैटर्स, 97 पॉइंट्स है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड है। तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आएंगे इसमें? डिफेंस रिलेटेड, सिटीजनशिप रिलेटेड, फॉरेन जुरिडिक्शन रिलेटेड, रेलवे, हाईवे एक्सेट्रा। तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आते हैं। ऐसे स्टेट के गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में क्या आएंगे? तो देयर आर 66 एंट्रीज, 66 पॉइंट्स दिए हुए जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, इसमें कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो कौन कौन से? पब्लिक ऑर्डर, अगर स्टेट के पब्लिक ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड, वाटर, स्टेट टैक्सेस एक्सेट्रा, इस पे कौन लॉ बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। इस पर कौन लॉ बनाएगा? तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ। तो इसके लिए उसको बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो देयर आर 47 एंट्रीज, 47 पॉइंट्स है यहाँ पर। जैसे कि क्रिमिनल एंड लॉ एंड प्रोसीजर, तो जितने भी क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ रिलेटेड प्रोसीजर है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल और स्टेट। सिविल प्रोसीजर उस पर स्टेट। मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड इश्यूज जो है वो किसके लिस्ट में आएंगे? दोनों के कंबाइंड लिस्ट में आएंगे। थर्ड फीचर अगर अपन देखेंगे तो थर्ड फीचर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अपन ने देखा तो लॉ के 3 पिलर थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, तो जुडिशरी इसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट और प्रोटेक्ट करेगा। इन तीनों को पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। That's why constitution is supreme. So in federal system, the constitution is considered as the supreme law of the land. All organ and institution of the state derive their power from the constitution and have to function within the limit defined. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? सबको अपनी अपनी अलग अलग पावर दे दी। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ आवर लीगल सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब किसके सबऑर्डिनेट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। नन ऑफ देम कैन सरपास द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे अपन ने ऊपर देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दीज आर द 3 प्लेयर। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, नाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी किससे इंडिपेंडेंट है? नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव कैन टीच जुडिशरी हाउ टू इंप्लीमेंट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द लॉ। तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। The judiciary of our system is totally independent and neither the legislature nor the executive can control the judiciary. And lastly, Indian constitution कैसा है? Written constitution है, मतलब हर चीज कैसी है यहाँ पर? written mode में डिफाइन की हुई है। Unlike English constitution, यहाँ पर
मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो रिटन मैनर में नहीं है। तो रिटन मैनर में है तो इसीलिए अपन कंक्लूसिवली प्रूव भी कर सकते हैं कि ये लॉ में डिफाइंड है, इसीलिए इस तरीके से आपको फॉलो करना है। लॉ में डिफाइंड है कि हर पावर कैसी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, ये सब चीजें क्या है, डिफाइंड है। However, even our constitution has appropriate federal feature. In times of need, it becomes unitary, and union has more power. तो यूनियन के पास क्या क्या पावर है, अपन यूनियन के फीचर्स देखेंगे। तो यूनियन में फीचर्स पे जाने के पहले अगर अपन आर्टिकल 1 रीड करते हैं तो आर्टिकल 1 सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब बहुत सारे स्टेट्स है, इन सबका यूनियन कौन है, इंडिया, मतलब एक सिंगल नेम है, यूनिटरी। किसी भी नए स्टेट को फॉर्म करना है तो उसकी अथॉरिटी किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास में है, वो भी अगेन सिंगल अथॉरिटी है। किसी भी स्टेट को अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कम ज्यादा करना है, अपना एरिया बढ़ाना है, बाउंड्री बढ़ानी है, कम ज्यादा करना, अपना नाम चेंज करना है, तो इस सब के लिए भी किसकी परमिशन लगेगी, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। तो ये सब क्या है, यूनिटरी के फीचर्स है। इसके अलावा यूनिटरी के और क्या फीचर्स है, तो जैसे कि अपन ने देखा लिस्ट वन में देयर आर 97 एंट्रीज, 97 सब्जेक्ट मैटर्स थे। आउट ऑफ 97, 96 आर क्लियरली स्पेसिफिकली नेम्ड। तो 97 में से 96 क्या है, क्लियरली डिफाइंड है। 97th वाला जो है वो है लेफ्ट ब्लैंक, वो खाली छोड़ा गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है कि कोई सब्जेक्ट मैटर जो 96 सब्जेक्ट मैटर्स में कवर नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 97th वाले पॉइंट में इंसर्ट करके इस पे भी लॉ बना सकती है। इसको बोला गया रेसिडरी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, तो इसकी स्पेशल पावर दे दी गई, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल वो हो गई, इसलिए यूनिटरी का फीचर है। तो रेसिडरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में अपन ने देखा था कि स्टेट लिस्ट में लॉ कौन बना रहा था, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही थी। अंडर आर्टिकल 246 देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ में लॉ बनाएगी, भले ही वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स होंगे। तो 5 सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं, नेशनल इंटरेस्ट, अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर अगर पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं कोविड-19 इट्स अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स के अगर आपस में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, पास्ट में अगर आप देखोगे तो पंजाब एंड हरियाणा के बीच में कुछ वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और वो अमिकेबली अगर दोनों मिलकर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। टू गिव इफेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव लाना है, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्टिव करना है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, तो अगर वो स्टेट की गवर्नमेंट ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक री इलेक्शन नहीं होते तो वहां पर किसकी रूलिंग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग रहेगी। तो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट होती है, तो आप अगर देखोगे तो 2014 के इलेक्शन में दिल्ली में आपकी सरकार बनी, आपकी सरकार लेकिन फुल मेजोरिटी में नहीं थी, इसलिए एक जोड़ तोड़ की सरकार बनी, बट वो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और जिसका सपोर्ट था उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो क्या हुआ, वहां पे किसी की मेजोरिटी नहीं थी और वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तो वहां पे किसकी गवर्नमेंट आ गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगी उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी। कब तक, जब तक री इलेक्शन नहीं हुए तब तक। री इलेक्शन हुए, री इलेक्शन में आप विद फुल मेजोरिटी आई और आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। क्लियर। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब किसी भी राज्य में अगर कोई सरकार अगर ब्रेकडाउन फेल हो जाती है तो वहां पर कौन रूलिंग करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग आ जाएगी। एंड इन इंडिया वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, तो ये भी एक यूनिटरी का फीचर है, अनलाइक यूएसए वेयर देयर इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप जिसके बेसिस पर आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर भी मूव और कहीं पर भी सेटल हो सकते हो। हेंस इसीलिए अपन कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, but it is a combination of both. The Indian Constitution is mainly federal with unique unitary feature to safeguard the unity and integrity of the country. That's why we can say that our constitution is a quasi-federal constitution. And what is quasi-federal? Partly federal and partly unitary